Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas. In this video, we are going to discuss about retarded potentials, मंदित विभव. ये जो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में सेकंड पेपर है, उसके यूनिट थर्ड में से लिया गया है. तो हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन फ्रॉम एक्सेलरेटेड चार्जेस. ये पूरा चैप्टर है. इसके अंदर टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल क्या होता है, मंदित विभव क्या होते हैं. ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली. कोई भी एक स्थिर आवेश है, स्टेशनरी चार्ज, जो कि मूव नहीं हो रहा है, गति नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो उससे जो फील्ड उत्पन्न होगा वो केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उससे. दूसरी तरफ ए यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज, सो दे कैन नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. अब हम दूसरे तरह का चार्ज देखें. एक समान रूप से गतिमान आवेश, यानी कोई आवेश है वो गति कर रहा है, अब रेस्ट पर नहीं है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग है, तो वो एक लघु परास का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है. यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. तो दोनों को हम साथ कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. लेकिन दे कैन नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन वे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विकिरित या उत्सर्जित नहीं कर सकते. यानी उनसे विकिरण प्राप्त नहीं होती है, रेडिएशन प्राप्त नहीं होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो नहीं होता है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी रेडिएटेड ओनली इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड. यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह तभी होगा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तभी उत्सर्जित होगी, एमिट होगी, रेडिएट होगी, जब वह जो आवेशित कण है वो त्वरित होता है, एक्सेलरेट करता है. यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, तो विकिरण प्राप्त होगी, रेडिएशन प्राप्त होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी. तो कैसे तो उसके लिए पोटेंशियल्स किस टाइप के होने चाहिए वो हम समझने का प्रयास करें. मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस आर, मैक्सवेल की जो क्षेत्र समीकरण है 4 है. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, जहाँ B इजिकल टू डेल क्रॉस ए होता है और E इजिकल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. ए जो होता है वो वेक्टर पोटेंशियल होता है, सदिश विभव, और फाई जो होता है वो स्केलर पोटेंशियल होता है. तो ए और फाई के रूप में इन चारों इक्वेशंस की जगह ये 3 इक्वेशन हमें प्राप्त होती है. ए के रूप में ये इक्वेशन, फाई के रूप में ये इक्वेशन, और ए और फाई के बीच एक रिलेशन होता है, उसे हम लॉरेंट्ज कंडीशन कहते हैं, लॉरेंट्ज प्रतिबंध कहते हैं. ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, दिस इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस. जो चारों मैक्सवेल इक्वेशन हैं उनके समतुल्य समीकरण है, लेकिन ए और फाई के रूप में है. द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3 आर, यानी इक्वेशन 3 के सॉल्यूशन क्या होंगे. एक तो ए के रूप में इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और एक फाई के रूप में इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो ये सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं. ए आर टी इजिकल टू म्यू 0/4 पाई करके इंटीग्रल, और फाई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके इंटीग्रल. तो वेक्टर पोटेंशियल हम निकालेंगे जे से, करंट डेंसिटी से, और फाई स्केलर पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज डेंसिटी से, आवेश घनत्व से. अब यहाँ आर, पोजीशन आर और टाइम टी पर निकाल रहे हैं ए का मान, फाई का मान भी पोजीशन आर और टाइम टी पर निकाल रहे हैं.
लेकिन जे जो करंट डेंसिटी और रो जो चार्ज डेंसिटी है उनका मान आर डैश पोजीशन पर क्या है और टी डैश टाइम पर क्या है। टी डैश टाइम का मतलब जो पहले का समय है, टी प्रेजेंट टाइम है, टी डैश पहले का समय जिसे हम रिटार्डेड टाइम कहेंगे, मंदित समय। सच डेट टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर डैश मॉडुलस अपॉन सी इज इक्वल टू टी माइनस आर अपॉन सी, यानी टी डैश पहले आता है और टी बाद में आता है। तो टी डैश समय पर जे और रो के क्या मान थे, उन मानों के अनुसार ए और फाई के मान टी समय पर क्या होंगे, क्योंकि रेडिएशन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लगता है। तो टी डैश समय पर वो उत्पन्न हुई थी रेडिएशन और टी समय पर कहीं पहुंची थी, तो वहाँ टी समय पर क्या होगा ए और फाई। तो ये जो पोटेंशियल है रिटार्डेड पोटेंशियल कहलाएंगे, मंदित विभव कहलाएंगे। अब हम ये जो भी रिटार्डेड पोटेंशियल निकाले थे उसको इस डायग्राम से समझें। ये जो पोजीशन है जहाँ पर चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी है, वहाँ पर है हम एक पॉइंट ले लें, उसके अराउंड एक वॉल्यूम एलिमेंट डीवी डैश है। तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगी, पी पॉइंट पर पहुँचेगी। तो पी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और डीवी डैश का पोजीशन वेक्टर आर डैश है। तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगी, उस समय टाइम टी डैश है, और जब रेडिएशन यहाँ पहुँचेगी उस समय टाइम हो जाएगा टी। तो टी समय पर ए और फाई के मान क्या होंगे, लेकिन चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी के मान उससे कुछ समय पहले क्या थे उस पर ये मान डिपेंड करेगा, यानी टी डैश समय पर क्या थे। तो आर माइनस आर डैश, यानी ये जो फील्ड पॉइंट है क्षेत्र बिंदु और ये सोर्स पॉइंट है स्रोत बिंदु, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, मॉडुलस आर माइनस आर डैश, वेयर आर टी इज द फील्ड पॉइंट। आर टी जो है फील्ड पॉइंट है, क्षेत्र बिंदु है, एंड आर डैश टी डैश इज दी सोर्स पॉइंट, जे एंड रो जहाँ पर है स्रोत बिंदु है आर डैश टी डैश। और आर अपॉन सी इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टू रीच फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट विद वेलोसिटी v। यहाँ से रेडिएशन निकल के यहाँ जा रही है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल विद्युत चुंबकीय संकेत यहाँ से सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट पर जा रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, कैपिटल आर डिस्टेंस। किस वेलोसिटी से जा रहा है, सी वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आर अपॉन सी। तो हमने जो रिलेशन निकाला था टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर अपॉन सी। लिनार्ड विचहर्ड पोटेंशियल्स, ये क्या होते हैं, एल डब्ल्यू विभव। द एल डब्ल्यू पोटेंशियल्स आर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट चार्ज। पहले हमने जो सोर्स लिया था वो एक वॉल्यूम के अंदर था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब हम सोर्स एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, बिंदु आवेश जो गतिमान है। तो उसके कारण पोटेंशियल क्या होंगे ए और फाई, वो हम देखना चाहते हैं। द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट आर एंड टाइम टी आर गिवन बाय द रिटार्डेड पोटेंशियल्स। ये हम देख चुके हैं कि मूविंग चार्ज के कारण हम मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश और धारा वितरण जे एन और रो अभी हमने ले चुके हैं। तो उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो फाई का मान ये होता है, इसको हम आर कैपिटल आर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और ए का मान ये होता है, जहाँ टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर अपॉन सी इज दी रिटार्डेड टाइम। नाउ फॉर ए मूविंग पॉइंट चार्ज, पहले हमने चार्ज लिया था जो एक वॉल्यूम के अंदर था, लेकिन अब मूविंग पॉइंट चार्ज गतिमान बिंदु आवेश लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 की जो फॉर्म हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, जहाँ चार्ज Q है पॉइंट चार्ज, तो फाई का मान तो ये हो जाएगा और ए का मान ये,
ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो राशि है उसका मान रिटार्डेड यानी रिटार्डेड टाइम पर ज्ञात करना है, मंदित समय पर यानी टी डैश समय पर क्या मान होंगे, उसके लिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है और सबस्क्रिप्ट में रिटार्डेड लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज पोटेंशियल्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेग आश्रित हैं, वेग पर निर्भर करते हैं, एंड आर नोन एज लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल्स, यानी लिनार्ड विचर्ड विभव कहलाते हैं ये। अब इसको दूसरे फॉर्म में मान लो रखें, यहाँ से हम r कॉमन ले लें तो r बाहर आ जाएगा 1 माइनस वी डॉट एन, यानी r जिस डायरेक्शन में उधर यूनिट वेक्टर n ले लें तो n अपॉन सी, तो v 1 माइनस वी डॉट एन अपॉन सी, यानी v अपॉन सी को हम बीटा लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा डॉट एन, जहाँ बीटा v अपॉन सी है, तो n इज इक्वल टू r अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर अपॉन r। तो इस रूप में लिख सकते हैं k के रूप में, तो k के रूप में ये हो जाएगा। द स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ सबस्क्रिप्ट रिटार्डेड मीन दैट द क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स इट इज टू बी इवेल्युएटेड एट द रिटार्डेड टाइम टी डैश इज इक्वल टू, यानी उनका मान जो है रिटार्डेड टाइम मंदित समय पर ज्ञात करना है। अब हमने मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए रिटार्डेड पोटेंशियल क्या होते हैं वो देख लिए, ए और फाई के मान क्या होते हैं। अब उनके आधार पर हम ई और बी के मान ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मान। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ टू इंक्लूड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड डिपेंडेंट टर्म्स इन ई फील्ड, यानी ई क्षेत्र के अंदर जो वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म्स हैं, जो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट टर्म्स है, उसको शामिल करते हुए कूलाम के नियम का प्रवर्धित रूप ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। लेट ए पॉइंट चार्ज q बी मूविंग विथ वेलोसिटी v, कोई भी पॉइंट चार्ज q है वो v वेग से गतिमान हो रहा है। लेट x अल्फा डैश t डैश एंड x अल्फा t बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोर्स पॉइंट a एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट p रेस्पेक्टिवली सच डेट टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर अपॉन सी, यानी ए सोर्स पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स अल्फा डैश टी डैश, यानी x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और t डैश, और p जो है फील्ड पॉइंट है, क्षेत्र बिंदु। यहाँ ए और फाई के क्या मान होंगे, ई और बी के क्या मान होंगे, ये हम ज्ञात करेंगे इस पॉइंट चार्ज q के कारण। तो ये हो जाएगा x1, x2, x3 और t, और जो रिटार्डेड टाइम है t डैश उसका मान हो जाएगा t माइनस आर अपॉन सी, और जो कैपिटल R है वो a और b के बीच डिस्टेंस है। और यहाँ से जो रेडिएशन p पर जाएगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाएगा, चार्ज तो इस डायरेक्शन में जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो जा रहा है वो c वेलोसिटी से जा रहा है, तो a से p तक जाने में समय लगेगा r अपॉन सी, वे t इज द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय है, जहां हम a और फाई के मान ले रहे हैं, e और b के मान ज्ञात करेंगे। एंड t डैश इज द रिटार्डेड टाइम, यानी रिटार्डेड टाइम में मंदित समय में q किस प्रकार का था, उसकी पोजीशन क्या थी। r अपॉन सी इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टू रीच फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट विथ वेलोसिटी v। नाउ अब r स्क्वायर इजिकल टू r डॉट r लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली t डैश के रेस्पेक्ट में, तो 2r डेल्टा r अपॉन डेल्टा t डैश, इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे और सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे, तो दोनों सेम हो जाएगी क्योंकि a डॉट b डॉट a होता है, तो ट्वाइस करके हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये r नीचे लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब चित्र से हम देखें, चार्ज यहां से यहां जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो dt डैश समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो v dt डैश वेलोसिटी इनटू टाइम। उस स्थिति में पहले a से p के बीच डिस्टेंस r थी, चार्ज यहां से यहां पहुंच गया तो यहां से p के बीच डिस्टेंस हो जाती है r प्लस डी आर, तो ये ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में r इक्वल टू क्या होगा, v dt डैश प्लस
आर प्लस डी आर। तो इससे हम टी डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, आर से आर कैंसिल हो गया, डी आर वाली टर्म आएगी, डी टी डैश होगी, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डैश क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वी। इन दोनों से हम देखें, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी डैश का मान यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा। इसका आगे यूज करेंगे। इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, अगर ये आप डेरिवेशन नहीं बताना चाहते तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रख लें। अगेन दोबारा, अब ये है टी डैश इजिकल टू टी माइनस आर अपॉन सी, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, फिर सी को लाए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आर इजिकल टू सी टी माइनस टी डैश। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी सी। अब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डैश डॉट डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी। ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा। फिर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डैश का मान यहाँ से रख देंगे, ये अब हम देखें तो डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी, उससे क्या हो जाएगा, नीचे वाले को हम एस मान लेते हैं, आर माइनस बीटा डॉट आर, और जहाँ बीटा वी अपॉन सी। तो डेल्टा बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा टी डैश को उधर ले जाएंगे तो आर अपॉन एस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी डैश। इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नो डेल आर इज इक्वल टू डेल वन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डैश डेल टी डैश। डेल के अंदर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स दोनों हैं। इसको हमने टाइम कोऑर्डिनेट अलग कर दिया और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलग कर दिए। तो आर इज इक्वल टू सी टी माइनस टी डैश होता है, तो डेल आर किया, इधर भी करेंगे डेल, क्योंकि इस डेल के अंदर टी डैश आ रहा है, टी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो टी के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी डेल टी डैश, और डेल वन आर हो जाएगा आर अपॉन आर। केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर अपॉन आर हो जाएगा। हियर डेल वन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अल्फा एट कांस्टेंट रिटार्डेड टाइम। देयरफॉर माइनस सी डेल टी डैश, ये डेल आर का मान यहाँ रख दिया, माइनस सी डेल टी डैश, डेल वन आर का मान यहाँ से रख दिया, आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का मान रख दिया, और डेल टी डैश वैसा का वैसा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो डेल टी डैश इज इक्वल टू ये आ गया। तो डेल टी डैश का मान यहाँ रख देंगे माइनस आर अपॉन सी एस। तीनों में आर आ रहा है, तीनों में से आर हटा दो तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वन माइनस आर अपॉन सी एस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी डैश। तो ये भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। तीन चीज़ें हमने देखी जिनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नाउ द पोटेंशियल्स आर गिवन बाय, अब जो पोटेंशियल्स होते हैं, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल्स, एक मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए, गतिमान बिंदु आवेश के लिए फाई और ए, जो कि मंदित विभव होते हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल होते हैं, फाई और ए, इनको भी हम एस के रूप में रख दें तो ये आ जाएंगे। तो कुल मिला के ए और फाई का मान हमें चाहिए था मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए, वो इस रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे। तो ए और फाई के मान क्या आते हैं, तो ई का मान भी ए और फाई के रूप में क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो फाई का मान ऊपर से रखा क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन एस, तो 1 अपॉन एस को तो अंदर ही रहने देंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह इसमें म्यू जीरो की जगह हमने इसको ε0 के रूप में लिखा था। सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो ε0, स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ε0, तो म्यू नॉट हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर ε0, तो सी स्क्वायर ये रहा, ε0 ये रहा, तो इसको भी ε0 के रूप में लिख दिया, दिया गया। अब जो हमने ऊपर डेल का मान लिया था और जो हमने डेल्टा बाई डेल्टा टी का मान लिया था वो यहाँ रखेंगे हम। तो E इज इक्वल टू, पहले इसको बाहर ले लिया
और वैसा का वैसा रहने दिया। पहले 1/s का डेल निकाला तो ये -1/s² डेल s हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैसा का वैसा रहने दिया। अब डेल का मान रख दिया del1 -r/sc डेल्टा बाई डेल्टा टी डैश, और डेल्टा बाई डेल्टा टी का मान भी हमने रख दिया है। अब s का मान रख दिया, यहाँ पे भी s का मान रख दिया, डेल्टा बाई डेल्टा टी डैश किया। पहले 1/sc² वैसा का वैसा रहने दिया, v के रेस्पेक्ट में किया तो v डॉट आ गया, फिर 1/s के रेस्पेक्ट में किया -1/s² डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी डैश आ गया। अब इसमें किया r का किया तो r वेक्टर अपॉन r पहले हम देख चुके हैं, और del1 बीटा डॉट r होगा v/c। फिर इसी तरह इसमें करेंगे, पहले इस r के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, r कांस्टेंट मान लेंगे, r के रेस्पेक्ट में करेंगे, बीटा कांस्टेंट मानेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर ये टर्म यहाँ लिख लेंगे, फिर इसमें s का मान रख देंगे, तो अंदर ले लेंगे ये 1/s², और ये टर्म आ गई। इसमें डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी डैश का मान रख देंगे माइनस में, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी। इसमें भी डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी डैश का मान रख देंगे, ये वैसे की वैसी आ जाएगी। इसमें अब r के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, r को कांस्टेंट मानेंगे, r के रेस्पेक्ट में करेंगे, बीटा को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी अलग अलग। फिर इसमें डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी डैश का मान यहाँ पे भी रख देंगे, डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी डैश का मान रख देंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ, यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ वेक्टर r के ऊपर नहीं लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ, उसी के अनुसार उसकी वैल्यू रखनी है। तो ये मान आ जाएगा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग एंड कंबाइनिंग दी टर्म्स, अलग अलग टर्म्स को, पदों को रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे और उनको कंबाइन कर देंगे, तो ई का मान ये आ जाएगा इस रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ये लिखेंगे। अब एच और ई में क्या रिलेशन होता है, एच इजिकल टू के क्रॉस ई अपॉन म्यू ओमेगा, और के वेक्टर होता है के एन वेक्टर, यानी जिस दिशा में वेव गतिमान हो रही है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहा है, उस दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप है। तो के और ओमेगा, यानी के इजिकल टू ओमेगा अपॉन सी होता है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो म्यू सी हो जाएगा, तो एन क्रॉस ई अपॉन म्यू सी। बी इजिकल टू म्यू एच होता है, तो एच इजिकल टू बी अपॉन म्यू आएगा, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, और एन की जगह वापस अपन आर अपॉन आर लिख देंगे, तो बी ये हो जाएगा। अब ई का मान यहाँ से यहाँ रखो, तो आर क्रॉस करना है, तो आर क्रॉस होगा, आर क्रॉस आर जैसे 0 हो जाएगा, यहाँ आर क्रॉस वी होगा, वेक्टर वेक्टर का होगा, ये नहीं होंगे, तो आर क्रॉस वी हुआ, उसको वी क्रॉस आर लिखा, तो माइनस साइन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैसा का वैसा। इसी तरह आर क्रॉस यहाँ पे भी किया, तो ये आ जाएगी टर्म, तो ये ई आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। Equations 1 and 2 represent required electromagnetic fields due to a moving point charge, यानी इक्वेशन 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक गतिमान बिंदु आवेश के कारण अभीष्ट विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। From equation 1 and 2 it is clear that E and B contain two terms in square bracket, यानी हम यहाँ क्या देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, E और B में दो पद आ रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। द फर्स्ट टर्म डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v, पहला जो पद है वो वेग v पर निर्भर करता है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तथा एक्सेलरेशन त्वरण पर निर्भर नहीं करता। वाइल द सेकेंड टर्म डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन v डॉट, और दूसरा पद है वो त्वरण v डॉट पर डिपेंड करता है। दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स E एंड B हैव टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें दो प्रकार के क्षेत्र हैं जिनका नाम इंडक्शन और वेलोसिटी फील्ड, पहला वाला जो पद होगा, प्रेरण या वेग क्षेत्र, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जो त्वरण पर निर्भर नहीं करते, एंड रेडिएशन और एक्सेलरेशन फील्ड, विकिरण तथा त्वरण क्षेत्र, विच डिपेंड लीनियरली ऑन वी डैश, जो रेखीय रूप से वी डैश पर निर्भर करते हैं। द वेलोसिटी फील्ड्स आर एसेंशियली स्टैटिक, जो
वेग क्षेत्र हैं, प्रेरण क्षेत्र हैं, वो आवश्यक रूप से स्थितिक है, फॉलिंग ऑफ एज r⁻², यानी उनका मान r⁻² के अनुसार परिवर्तित होता है। रेडिएशन और एक्सेलेरेशन फील्ड्स, विकिरण और त्वरण क्षेत्र, वेरी एज r⁻1 के अनुसार उनका मान परिवर्तित होता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएंट एनर्जी, और विकिरित ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी जो होती है, विकिरण की ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसके लिए उत्तरदायी होता है जो सेकंड पद होता है, पहला पद नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे उनके मान ज्ञात किए। किसके द्वारा? E और फाई, जो रिटार्डेड पोटेंशियल है, जिनको हम लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल कहते हैं, लिनार्ड विचर्ड विभव कहते हैं, जो कि एक मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण है, गतिमान बिंदु आवेश के कारण है। थैंक यू।